नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हमने पहले राजनीतिक चिंतक प्लेटो के बारे में अध्ययन किया है। अभी तक के जो पिछले वीडियो हैं, दोनों वीडियो, वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से जुड़े हुए हैं और उसमें हम लोगों ने दोनों व्याख्यानों में हमने प्लेटो के राजनीतिक चिंतन की शुरुआत और प्रारंभ को हमने देखा था। इसी कड़ी में आज का हमारा व्याख्यान है वो प्लेटो के दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है वो संक्षिप्त व्याख्यान रहेगा और केवल हम इस व्याख्यान में प्लेटो के दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है उस अवधारणा का विवेचन करेंगे और प्लेटो के दार्शनिक राजा सिद्धांत को हम प्लेटो के आदर्श राज्य के साथ थोड़ा सा मिला के पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का टाइटल डालिए आप, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। देखिए, एक हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है और प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, उन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, अंतर है। देखिए, प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है वो आदर्श राज्य के सिद्धांत का एक हिस्सा मात्र है। प्लेटो के जो आदर्श राज्य है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, उसमें साम्यवाद भी आएगा, शिक्षा योजना भी आएगी, न्याय भी आएगा और दार्शनिक राजा भी आएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो आइडियल स्टेट है प्लेटो का, उस आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य की 1/4 जो अवधारणा है वो दार्शनिक राजा की अवधारणा है। और प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य के शीर्ष पर जिस शासक को वो प्रतिस्थापित करता है, जिस शासक को वो ऊपर लेके जाता है, उसका नाम है दार्शनिक राजा, यानी फिलोसफर किंग। तो हम प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो कैसा है और प्लेटो के चिंतन में दार्शनिक राजा का इतना महत्वपूर्ण योगदान कैसे है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तो पहले वाले व्याख्यान में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि प्लेटो वास्तव में कोई दार्शनिक राजा, आइडियल स्टेट, साम्यवाद, शिक्षा सिद्धांत नहीं प्रदान करता है, बल्कि उसके दिमाग में जो मुख्य संरचना है या मुख्य जो उसका विचार है वह न्याय का विचार। वो न्याय की स्थापना के लिए ही ये सब कार्य करता है। न्याय की स्थापना के लिए ही वो आदर्श राज्य की कल्पना करता है और आदर्श राज्य के शीर्ष पर वो जिस शासक को बिठाना चाहता है वो दार्शनिक राजा है, उसकी कल्पना करता है। न्याय के लिए ही वो शिक्षा सिद्धांत की संकल्पना देता है कि शिक्षा होगी तो उससे न्याय की स्थापना ऐसे हो पाएगी। और न्याय की स्थापना करने के लिए ही वो जो पत्नियों का साम्यवाद है या संपत्ति का साम्यवाद है, ऐसे विचार लेके आता है। तो हमें देखना है कि दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो कहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1, तो पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है, द रिपब्लिक। प्लेटो की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक द रिपब्लिक है। इसमें न्याय के सिद्धांत के साथ ही प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत या दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया गया है। नंबर 2 बात, हम ये सोच लें कि प्लेटो का ये जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, ये विचार है, ये क्यों प्रस्फुटित हुआ, उसके मस्तिष्क में, उसके जो विचारों की श्रृंखला है उसमें दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्यों आया होगा। तो देखिए, अगर हम तत्कालीन यूनान की बात कर लें तो प्लेटो के समय हम देख रहे थे कि एथेंस का जो जनतंत्र था, लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं, एथेंस का जनतंत्र, स्पार्टा का अल्पतंत्र और साइरेक्यूज का जो निरंकुश तंत्र था वो प्लेटो के दिमाग में था। वो देख चुका था प्लेटो अपनी आंखों से कि किस तरह से एथेंस का जो जनतंत्र है वो विफल हो रहा है, उसमें कितनी बुराइयां हैं। वैसे ही स्पार्टा का जो अल्पतंत्र था उसको भी उसने देखा था, साइरेक्यूज का जो निरंकुश शासक था उसको भी उसने देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने प्रिय गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा था प्लेटो ने। अर्थात सुकरात को जब विष पान करवाया गया था तो वो जो सरकार थी, वो जो राजा था, वो जनतांत्रिक राजा था, लोकतांत्रिक शासक था। तो जनतंत्र या लोकतंत्र से भी प्लेटो बिल्कुल खुश नहीं था और वो एक ऐसे शासक, एक ऐसी प्रणाली की खोज करना चाहता था जो अपने आप में परिपूर्ण हो और उसकी स्थापना के पश्चात उस राज्य में न्याय की स्थापना हो जाए। ये प्लेटो का मूल विचार था। तो हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक सवाल बनता है और वो बनता है फोस्टर का। फोस्टर एक स्कॉलर हैं, फोस्टर ये कहते हैं कि प्लेटो के चिंतन में जितने भी विचार हैं, उसकी जो तीनों बुक्स हैं, रिपब्लिक हो, चाहे द स्टेट्समैन हो या फिर लॉज हो, तीनों पुस्तकों में से
जो रिपब्लिक पुस्तक है जिसमें न्याय की विवेचना की गई है, दार्शनिक शासक आइडियल स्टेट की बात की गई है, उसमें सबसे अधिक जो मौलिक विचार है, प्लेटो का अब तक का चिंतन है, उस चिंतन में सबसे मौलिक विचार, सबसे मूल विचार, यानी अपने आप में ऐसा विचार जो सर्वप्रथम प्लेटो ने ही दिया था, वो विचार है दार्शनिक शासक का विचार। तो फोस्टर ये कहते हैं कि दार्शनिक शासक प्लेटो की मौलिक देन है, मौलिक देन। अर्थात हम देखते हैं कि देखो, यूनान के चिंतन में या पाश्चात्य चिंतन में न्याय जैसी अवधारणा रही है, आदर्श राज्य की अवधारणा रही है, शिक्षा संबंधी भी जो विचार हैं वो सोफिस्टों ने दिए हैं, लेकिन अपने आप में एक मौलिक विचार, दार्शनिक राजा का विचार है, फिलोसफर किंग का विचार है, वो प्लेटो की देन है। राजनीतिक चिंतन में इससे पहले दार्शनिक शासक के बारे में कोई उद्भावना या कोई उद्धरण या कोई अवधारणा हमें मिलती नहीं है। तो दार्शनिक शासक प्लेटो की मौलिक देन है। अब हम प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है उस सिद्धांत की विशेषताएं या प्लेटो के दार्शनिक शासक की विशेषताओं को बारी बारी से पढ़ेंगे। 3-4 अवधारणाएं हैं, 3-4 विशेषताएं हैं या सिद्धांत हैं जिनको हम जान लेंगे तो हम वास्तविक रूप से प्लेटो का दार्शनिक शासक कैसा था उसके बारे में जान पाएंगे। तो हम अब पढ़ेंगे विशेषताएं, अर्थात क्या विशेषताएं हैं इस पूरे सिद्धांत की। विशेषताएं, पहले की मैं विशेषता की बात कर लूँ तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है या दार्शनिक शासक है और जो इसका ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो पहली विशेषता वो है या पहली जो उसका गुण है या पहला जो मत है प्लेटो का, वो ये है कि शासन करने की योग्यता का आधार ज्ञान है। प्लेटो इस सिद्धांत का निर्माण करने से पहले ये समझता है, ये बताता है और ये परिकल्पना प्रस्तुत करता है कि शासन करने की जो योग्यता है उसका आधार क्या हो। तो शासन करने की योग्यता का आधार उसने ज्ञान को माना है, अर्थात शासन करने की योग्यता का आधार ज्ञान है। का आधार ज्ञान है। शासन करने की योग्यता का आधार ज्ञान है। देखिए, हम ये मानते हैं कि प्लेटो अपने पहले वाले जो अपने चिंतन है उसमें वो त्रिमुखी या त्रिगुणी आत्मा की बात कर चुका है कि मानव शरीर में जो आत्मा है उसमें त्रिगुण या 3 गुण पाए जाते हैं। और हम पढ़ चुके हैं न्याय सिद्धांत में कि तीनों गुणों में वो मानता है कि जो उत्पादक वर्ग है उसमें वासना जैसा गुण है और जो सैनिक वर्ग है उसमें साहस जैसा गुण है, वहीं जो शासक वर्ग है उसमें विवेक की प्रबलता है, उसमें बुद्धि की प्रबलता है, उसमें रीजन की प्रबलता है। तो शासन करने की जो योग्यता है उसका आधार ज्ञान है, प्लेटो ऐसा मानता है। अर्थात वो ये मानता है कि वासना का मतलब हो गया जो उत्पादक वर्ग के पास है ऐसा गुण, और शौर्य पर शासन विवेक का होना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति में या शासन में या राज्य में अगर वासना, साहस और विवेक जैसे गुण हैं तो उन तीनों गुणों में वो विवेक को या बुद्धि को प्रबल मानता है और वो ये मानता है कि विवेक को ही शासन करना चाहिए। विवेक के नियंत्रण में जब वासना और साहस रहेंगे तो वो संतुलित रहेंगे, वो ठीक रहेंगे, अन्यथा विनाश तय है। तो एक तो वो मानता है कि वासना पर और शौर्य पर किसकी प्रबलता हो, विवेक का नियंत्रण हो। अतः शासन वही करे जो बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि शासन करने की योग्यता का आधार प्लेटो ज्ञान को मान चुका था। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात ने ज्ञान और मत में अंतर बताया है। तो हमें ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ज्ञान शब्द काम में लिया, रीजन। देखिए, ज्ञान और मत, प्लेटो यह मानता है कि ज्ञान और मत में अंतर होता है। मत है वो सापेक्षिक होता है, समय, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, लेकिन ज्ञान है वो निरपेक्ष है, वो देश काल और परिस्थितियों का प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, वो ज्ञान को आधार बनाता है और एक विवेकी व्यक्ति को जिसमें ज्ञान और विवेक जैसा तत्व है उसकी अधिकता है, उसी को वो दार्शनिक शासक बनाता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दार्शनिक जो राजा है प्लेटो का, उसमें कौन से गुण हो गए, विवेक हो गया उसमें, सत्य प्रेमी अर्थात सत्य भाषण करने वाला, सत्य बोलने वाला, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक व्यक्ति है वो ही सत्य की वास्तविक पहचान कर सकता है। अर्थात सत्य की पहचान करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति की आत्मा में साहस है या वासना जैसे गुण है वो सत्य को ठीक से पहचान नहीं पाता। निस्वार्थता,
प्लेटो का मानना है कि जब शासक दार्शनिक बन जाएगा तो दर्शन के साथ जब सत्य का ज्ञान उसको हो जाएगा तो उसमें निस्वार्थता की जो भावना है या वो परोपकार की भावना है वो प्रबल हो जाएगी। वहीं उसमें न्यायप्रियता भी आ जाएगी और स्वयं अपने विवेक के अधीन रहते हुए वो शासक या वो राजा है वो आत्म नियंत्रक भी बन जाएगा, अपने आप को नियंत्रित भी कर लेगा। तो ये हमें ध्यान देना है। अगर मैं दूसरी विशेषता की बात कर लूँ दार्शनिक राजा की, दार्शनिक जो राजा है या शासक है उसका दूसरी विशेषता जो प्लेटो ने बताई है, अगर उसको हम रेखांकित करेंगे एक लाइन में, एक पंक्ति में, तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श राज्य कुलीन तंत्र होगा। उसका जो दार्शनिक राजा होगा और दार्शनिक राजा जिस राज्य का होगा वो राज्य कुलीन तंत्र होगा, अर्थात आदर्श राज्य कुलीन तंत्र ही होगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा भेद करना है। कुलीन तंत्र की जो परंपरागत अवधारणा थी उसमें कुलीन तंत्र ऐसी प्रणाली को माना जाता था जिसमें कुलीन लोगों को ही शासन करने का अधिकार था और कुलीन लोग थे वो अपने जन्म से या अपने वंश से होते थे। लेकिन जब प्लेटो यहाँ पे कुलीन तंत्र को श्रेष्ठ मान रहा है तो यहाँ पे कुलीन तंत्र है उसको श्रेष्ठ मानने में प्लेटो में ये भाव नहीं है कि कोई व्यक्ति है वो जन्म के आधार पर, नहीं। कुलीन यहाँ पे प्लेटो उसको मान रहा है जिसमें विवेक है, जिसमें तर्क है, जिसमें बुद्धि है, जिसको शुभ अशुभ का ज्ञान है, जिसको सद असद का ज्ञान है। प्लेटो कुलीन उसी को मानता है। प्लेटो का मानना है कि विवेक जैसा गुण है वो अगर बहुसंख्यक जनसंख्या में अगर हम देखें तो केवल मुश्किल से कुछ लोगों में ही विवेक बुद्धि की प्रबलता होती है और प्लेटो ऐसे वर्ग या ऐसे लोगों की संख्या 10% से अधिक नहीं मानता है। प्लेटो मानता है कि केवल 10% लोगों में ही विवेक या बुद्धि है उसकी प्रबलता होगी, उसे हमें पहचानना पड़ेगा और ये 10% लोग ही प्लेटो के दृष्टिकोण से देखें तो कुलीन तंत्र का भाग हैं। यही लोग कुलीन हैं। प्लेटो यहाँ पे कुलीन उनको नहीं मान रहा है जो उच्च वंश में पैदा हुए हैं या बड़े राज परिवार में या खानदान में पैदा हुए हैं, अपनी जाति से बड़े हैं। प्लेटो कुलीन उनको मानता है जिसमें बुद्धि विवेक जैसा गुण है वो कूट कूट कर भरा हुआ हो, अर्थात श्रेष्ठता से कुलीन होगा, जन्म से नहीं। प्लेटो का मानना है कि ज्ञान को अज्ञान पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए और सद को असद पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए। तो प्लेटो है वो कुलीन तंत्रात्मक राज्य में ही आदर्श शासक या दार्शनिक शासक की स्थापना करना चाहता है। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ तीसरे गुण की तो शासक कानून के बंधन से मुक्त होगा। अब जो दार्शनिक राजा बना रहा है प्लेटो उसके लिए एक शर्त बना रहा है। वो कह रहा है कि सभी व्यक्ति हैं वो नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन जो राजा है, दार्शनिक शासक है, दार्शनिक राजा है, वो किससे नियंत्रित नहीं होगा? कानून से, अर्थात कानून से मुक्त होगा। कानून की सीमाएं दार्शनिक राजा पर, दार्शनिक शासक पर लागू नहीं होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि तीसरा उसका जो चिंतन है उसमें कानून के बंधन से मुक्त। कौन? दार्शनिक राजा। प्लेटो का दार्शनिक राजा है वो कानून के बंधन से बिल्कुल मुक्त है। देखिए ये बात आज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अपने आप में लगती है कि भाई शासक को आपने जब कानून के बंधन से मुक्त कर दिया है तो अपने आप में ही वो एक निरंकुश शासक बन गया है। दार्शनिक राजा बना है लेकिन वो निरंकुश तो बन ही सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमें ध्यान देना है कि नैतिक रूप से प्लेटो कानून से तो अपने शासक को नहीं बांधता है, लेकिन उस पर कुछ जिम्मेदारियां लादता है। उस पर 4 तरह के प्रतिबंध प्लेटो ने बताए हैं कि वो 4 तरह के प्रतिबंध रहेंगे। तो उन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जब दार्शनिक राजा शासन करेगा तो जरूर न्याय की स्थापना होगी। तो 4 जो प्रतिबंध हैं उनमें पहला प्रतिबंध है, तो वो शासक के लिए प्रतिबंध लगाता है कि शासक ये ध्यान रखे कि उस राज्य में न तो अधिक संपन्नता हो न अधिक दरिद्रता हो, अर्थात न तो लोग अधिक अमीर हों और न गरीब हों। प्लेटो का मानना है कि अधिक संपन्नता बढ़ जाने से क्या होगा? विलासिता हावी हो जाएगी, समाज में विलासिता बढ़ जाएगी, और दरिद्रता अगर बढ़ेगी तो फिर राग द्वेष ईर्ष्या ये सब बढ़ जाएंगे। तो शासक है वो उसका पहला काम है, या उस पर ये एक बंधन है जो बाहर से थोपता है प्लेटो कि शासक है या आदर्श राजा है वो इस बात का ध्यान रखेगा। फिर वो एक दूसरा बंधन बताता है कि राज्य का आकार है वो न तो बहुत बड़ा होगा न बहुत छोटा होगा, अर्थात एकता व आत्मनिर्भरता की बात करता है प्लेटो। प्लेटो कहता है कि राज्य का आकार अगर बहुत बड़ा होगा तो उसमें एकता स्थापना हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। वहीं अगर राज्य का आकार बहुत छोटा होगा तो राज्य फिर आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। अतः प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा है उसकी जिम्मेवारी है कि वो राज्य का आकार है उसको संतुलित बनाए रखे। फिर अगर मैं बात कर लूँ तीसरी जो थोपता है उस पर, तीसरा बंधन जब लगाता है तो वो कह रहा है कि स्वधर्म पर आधारित न्याय है
वो निर्बाध रूप से राज्य के नागरिकों को मिलनी चाहिए। हम पहले वाले सिद्धांत में प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ चुके हैं और हमने देखा है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अपने आप पे स्वधर्म पर या स्वकर्तव्य पर आधारित है, अर्थात अपने अपने गुणों को पहचानते हुए अपने अपने जो सौंपे गए कार्य हैं उनको करना ही न्याय है। तो प्लेटो दार्शनिक राजा पर प्रतिबंध लगाता है तीसरा, कि वह स्वधर्म पर आधारित न्याय की स्थापना करे। चौथा, प्लेटो ये कहता है कि राजा है वो, और दार्शनिक राजा है, बुद्धिमान है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जो शिक्षा योजना है उसमें आमूलचूल परिवर्तन या मोटे तौर पर उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत उसको नहीं है। उसको शिक्षा योजना में किसी भी अनावश्यक परिवर्तन को नहीं करना चाहिए। अर्थात प्लेटो है जो है वो अपने शासक को 4 इन बंधनों में बांध देता है। तो 4 बंधनों से बांध देता है, यद्यपि हम फिर भी कहेंगे कि शासक को वो कानून के अधीन नहीं रखता है। कानून है वो केवल सामान्य प्रजाजन है, उन्हीं पर लागू होंगे। तो इस तरह का एक विचार है जो अपने आप में बहुत मौलिक देन है। देखिए, प्लेटो इस अपने विचार को फलीभूत नहीं कर पाया, लेकिन अपने आप में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में इस तरह का जो मौलिक विचार है वो किसी और चिंतन में, किसी और दार्शनिक के यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम बात कर लें इसकी आलोचना कर लें हम दार्शनिक राजा के सिद्धांत की, या इसका मूल्यांकन जब हम करेंगे तो हम 2-3 बिंदुओं में इसकी बात कर सकते हैं। बहुत सारे दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है प्लेटो का, वो अव्यवहारिक है। वो तर्क देते हैं कि जो साइरेक्यूज का जो शासक था उसको प्लेटो ने दार्शनिक राजा बनाने की जो योजना चलाई थी वो योजना पूर्णतः असफल हो गई। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि साइरेक्यूज का जो शासक था, जो शासन चला रहा था वहाँ पे, उसके पास प्लेटो गया और प्लेटो ने कहा कि भाई मैं आपको ज्ञान प्रदान कर सकता हूँ, सत्य और असत्य का, विवेक का, तर्क का, और अगर मैं आपको ज्ञान प्रदान कर दूं तो आप अपने शासन में सफल हो पाओगे, आप अपनी प्रजा के जो सुख दुख हैं उनको दूर कर पाओगे, आप अपनी प्रजा को न्यायप्रिय बना पाओगे, आप अपने राज्य में न्याय की स्थापना कर पाओगे। तो ऐसा मानते हैं कि साइरेक्यूज का जो शासक था उसके पास प्लेटो गया, प्लेटो ने उसके साथ उसका, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग शुरू की दार्शनिक राजा बनने के लिए। लेकिन जल्दी ही साइरेक्यूज के जो मंत्री थे उन्होंने साइरेक्यूज को ये समझाया कि भाई प्लेटो है ये तुम्हारा राज्य हड़प लेगा, अगर तुमको इस तरह से ये अपने जाल में फंसा रहा है और तुम्हारा राज्य हड़प लेगा। और हुआ ये कि साइरेक्यूज के उस शासक ने प्लेटो को दासों के बाजार में बेच दिया। तो कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर यह योजना थी वो सफल नहीं हो पाई थी। एक दूसरी अगर मैं बात कर लूँ, प्लेटो जो दार्शनिक राजा बनाता है अपना, उस पर किसी भी तरह का, मैं बता रहा हूँ आपको, कानून का कोई बंधन नहीं था। तो दार्शनिक जो राजा है वो अपने आप में निरंकुश बन जाएगा, ये एक प्रबल संभावना बनी रहती है। यद्यपि वो विवेक के सारे छोड़ता है कि उसमें भाई विवेक है और बुद्धि की है, लेकिन विवेक और बुद्धि कुछ भी हो, व्यक्ति को असीमित जो ताकत मिली है, शक्ति मिली है। लॉर्ड एक्टन का वो कथन हमें याद करना चाहिए। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। अर्थात शक्तियाँ हमें भ्रष्ट कर देती हैं और ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएंगी तो वो पूर्णतः हमें भ्रष्ट कर देंगी। तो एक तरह से हम इसकी आलोचना में ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो निरंकुश जो दार्शनिक शासक बना है वो निरंकुश होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। एक तीसरी अगर हम बात कर लें तो प्लेटो देखो कुलीन तंत्र के माध्यम से एक तरह से लोकतंत्र की आलोचना करता है, वो जनतंत्र की आलोचना करता है, क्योंकि एथेंस का जो शासन था जिसने सुकरात को विष का प्याला पिलाया था वो जनतांत्रिक शासक था। तो प्लेटो का ये जो सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, वो एक तरह से हम कहेंगे कि लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि कुलीन यानी 10% लोगों में विवेक है, यानी समाज के जो 90% लोग हैं, सोसाइटी में जो 90% लोग हैं उनको तो वो शासन के अयोग्य मानता है। वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में अगर इस सिद्धांत की हम बात कर लें तो ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो शासन करने के लिए या शासक बनने के लिए स्वतंत्र है और उसको ये अधिकार है, लेकिन प्लेटो यहाँ पे केवल 10% लोगों को ही में ही बुद्धि खोजता है और केवल उन्हीं को शासन करने का अधिकार थमाता है। तो अपने आप में ये जनतंत्र का विरोधी है। प्लेटो का तर्क है कि जनतंत्र जैसे शासन में या लोकतंत्र जैसे शासन में सुकरात जैसे परम ज्ञानी को, परम तत्वज्ञानी को विष का प्याला पिलाया गया। अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो का जो गुरु सुकरात है वो जनतांत्रिक शासन में एथेंस में रहते हुए 70 वर्ष तक, लगभग उसकी जो मृत्यु के समय जब विष का प्याला उसको पिलाया गया था तो उसकी 70 वर्ष उम्र रही होगी। 70 वर्ष तक उसने अपने स्वतंत्र विचारों का निर्बाध रूप से प्रचार प्रसार किया। 70 वर्ष तक हम सोच सकते हैं कि अगर कोई शासक निरंकुश होता है वहाँ पे जनतांत्रिक शासन के स्थान पे तो संभव है कि प्लेटो 70 वर्ष तक अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता। उससे पहले ही उसको संभव है कि विष का प्याला पिलाया जा सकता था। तो दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है वो वर्तमान जो लोकतांत्रिक अवधारणाएं हैं उनके बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है।
तो ये है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जिसमें दार्शनिक राजा को प्लेटो ज्ञान के माध्यम से, वो कहता है कि भाई ज्ञान उसमें है, और प्लेटो यहाँ पे स्पष्ट नहीं करता है कि वो ज्ञान का पैमाना क्या होगा, किस किस विधि से मापेंगे हम लोग कि भाई वो ज्ञानी है, फलां व्यक्ति कम ज्ञानी है, वो ज़्यादा ज्ञानी है। यद्यपि शिक्षा योजना इसका एक माध्यम है, लेकिन शिक्षा योजना के माध्यम से दार्शनिक राजा कैसे चुन के आएंगे, उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा प्लेटो के इस दार्शनिक राजा के सिद्धांत में कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा की जो परिकल्पना है, एक उसका जो आदर्श उसने प्रस्तुत किया है, वो आप ठीक से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।